गुप्त शासन और हर्षवर्धन के शासन को तो हमने काफ़ी बेहतर ढंग से अध्ययन किया है और इसी के साथ हमने भारत में कन्नौज के क्षेत्र के आसपास के जो सीमावर्ती प्रांत थे या छोटे छोटे राज्य थे उनके बारे में अध्ययन किया था। लेकिन इतने बड़े समयावधि में गुप्तों के समय को तो हम जानते हैं, जिसमें कि हम उन्हें गुप्त काल के युग को स्वर्ण युग कहते हैं। लेकिन गुप्त काल के बाद भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का अधिक पता नहीं चलता है। तो इस स्थिति में भारत में क्या हुआ था या भारत में कौन से ऐसे परिवर्तन थे, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो समय था, 800 से 1200 ईस्वी का जो समय था, वो महत्वपूर्ण समय रहा है। इस 400 साल की अवधि में भारत में अनेक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए थे, जिनका अध्ययन अभी तक हमने नहीं किया था। इसी काल में ही भारत में सामाजिक परिवर्तन के साथ कुछ आर्थिक घटनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे कि प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। भारत के इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात काफी समय बाद राजपूतों का जो शासनकाल होता है, और ये राजपूत जो शासनकाल होता है वो 650 ईस्वी से लगभग 1200 वर्ष का होता है। ये शासनकाल 650 से 1200 ईस्वी का जो होता है, ये राजपूतों का शासनकाल होता है। और राजपूतों का जो शासनकाल होता है, इसको इतिहास की भाषा में हम लोग सामान्य रूप से पूर्व मध्य युग कहते हैं। इसका जो प्रथम चरण है 650 से 1000 ईस्वी का, 650, इसको दो चरणों में बांटते हैं। तो जो पहला चरण है 650 से 1000 ईस्वी का, ये भारत की आर्थिक दृष्टि के पतन का काल रहा है। इस काल में भारत में व्यापारिक और वाणिज्य का काफी ह्रास होता है। रोम साम्राज्य के पतन के कारण भारत का पश्चिमी देशों से व्यापार बंद हो जाता है और इसी समय भारत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होता है वो इस्लाम धर्म का उदय होता है। इस्लाम धर्म के उदय के कारण भी भारत का स्थल मार्ग से जो होने वाला व्यापार है वो भी प्रभावित होता है। नगर और नगरीय जीवन का भी ह्रास होता है और यही कारण रहा है कि इस अवधि में या इस काल में स्वर्ण मुद्राओं का भी काफी अभाव पाया गया है। हम किसी भी खुदाई में या किसी अन्य ऐतिहासिक पुरातत्व सर्वेक्षण में इस काल की स्वर्ण मुद्राएं बहुत ही कम मात्रा में पाते हैं। तो इससे पता चलता है कि इस काल में स्वर्ण मुद्राओं का जो प्रचलन था वो बंद हो गया था और चांदी तथा तांबे की मुद्राओं का भी काफी कम प्रयोग होता था। नगरों के पतन के कारण जो व्यापार था वो गांवों की तरफ चला गया था। तो इसमें जो परिवर्तन होता है इस समय में, वो सबसे पहले होता है स्वर्ण मुद्रा, अर्थात स्वर्ण मुद्रा इस काल में काफी कम ढाली गई है, या आप ये मान सकते हो कि इस काल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन बंद हो गया था और इसके साथ चांदी और तांबे की भी मुद्राएं बहुत कम ढाली जाती थी। नगरों के पतन के कारण जो व्यापार था वो गांवों की तरफ चला गया था। अब नगर की तरफ गांव में व्यापार नहीं होता था बल्कि गांवों की तरफ होता था। देश में अनेक आर्थिक और प्रशासनिक जो इकाइयां थी उनकी क्षति हो चुकी थी और या वो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र हो चुके थे।
व्यापार और वाणिज्य के पतन के कारण व्यापारी और कारीगर एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन करने के लिए इस अवधि में मजबूर होते हैं और उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कारोबार चलता है वो भी लगभग बंद हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इस काल का जो समय है या ये समय है, इस काल में आर्थिक जो व्यवस्था थी वो अवरुद्ध हो जाती है और एक ऐसे समाज का उदय होता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अधिकाधिक आत्मनिर्भर होते चले जाते हैं। उन्हें अपनी जरूरत की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करनी पड़ती है। गांव में रहने वाले व्यापारी और कारीगर स्थानीय ग्राहकों के उपयोग के लिए वस्तुओं का निर्माण करने लगते हैं, क्योंकि उनका निर्यात अब बंद हो जाता है। सामाजिक गतिशीलता के अभाव के फलस्वरूप एक सुदृढ़ स्थानीय वस्तुओं के उत्पाद की भावना का विकास इसी अवधि में होता है। इसके बाद जो समय होता है, जो कि द्वितीय चरण होता है 1000 से 1200 ईस्वी का, इसे हम आर्थिक दृष्टि का द्वितीय चरण मानते हैं और ये पूर्व मध्यकाल का द्वितीय चरण रहा है। इस अवधि में हम देखते हैं तो हमें भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति में पुनः सुधार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। 10वीं शताब्दी के बाद भारत में व्यापार जो होता है वो पश्चिम देशों के साथ पुनः प्रारंभ हो जाता है। इसके कारण देश की आर्थिक प्रगति को काफी प्रोत्साहन मिलता है। इस काल में सिक्कों की ढलाई का भी काम पुनः चालू हो जाता है। भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के कारण मुसलमान व्यापारी और सौदागरों की गतिविधियों में भी इस अवधि में काफी तेजी आती है। इसी के कारण उत्तरी भारत में व्यापार और वाणिज्य की प्रगति होती है और इस आधार पर चलते हुए हम पाते हैं तो 12वीं शताब्दी तक आते आते देश आर्थिक दृष्टि से पुनः समृद्धशाली हो जाता है। पूर्व मध्यकाल की आर्थिक परिस्थितियों ने हम देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की सामाजिक जीवन में भी काफी प्रभाव डाला है, जिसके कारण इसी अवधि में भारत में आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। और इन सामाजिक परिवर्तन में हम पाते हैं, अगर हम देखते हैं, ये तो आर्थिक परिवर्तन था जिसमें कि एक विशेष समय में व्यापार पूरी तरह से नष्ट होता है और एक विशेष समय में व्यापार फिर से पुनः स्थापित होता है। लेकिन इसके साथ ही भारत में इस आर्थिक परिवर्तन को जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो सामाजिक स्थितियों पर पड़ता है और सामाजिक स्थिति पर जो सबसे पहला परिवर्तन पड़ता है वो होता है सामंतवाद का विकास। हम देखते हैं तो भारत में, प्राचीन भारत में हमें सामंतवाद का जो विकास दिखाई पड़ता है वो इसी अवधि में 650 से 1200 ईस्वी के मध्य ही मिलता है। भारत के पूर्व मध्यकालीन समाज में एक विशिष्ट वर्ग का उदय होता है जिसे कि सामंत कहते हैं। ये समाज का हम देखते हैं तो उस समाज का ये सर्वाधिक शक्तिशाली पद होता है। यद्यपि भारत में अगर देखा जाए तो हमें सामंतवाद का जो अंकुरण है वो शक और कुषाणों के शासन में दिखाई देने लगता है, लेकिन पूर्ण रूप से सामंतवाद का विकास पूर्व मध्यकाल में ही होता है। इस काल में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों ने सामंतवाद के विकास के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान किया था। बाह्य आक्रमणों के कारण
भारत की केंद्रीय सत्ता काफी निर्बल पड़ जाती है और चारों ओर राजनीतिक अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बनता है। केंद्रीय सत्ता की निर्बलता के कारण समाज में प्रभावशाली अराजक तत्वों के द्वारा एक ऐसा क्षेत्र तैयार किया जाता है या एक ऐसा जो है माहौल क्रिएट होता है जिसके कारण भारत की पूरी व्यवस्था डगमगाने लगती है। लेकिन इसी समय जो भारत में स्थानीय स्तर पर जो उपद्रव फैलता है उसकी सुरक्षा का जो भार है वो उसी समाज के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के ऊपर आ जाता है और यही प्रभावशाली व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार होता है जो स्थानीय सुरक्षा के भार का दायित्व अपने ऊपर धारण करता है या ग्रहण करता है। अरबों और तुर्क आक्रमणों के कारण शक्तिशाली राजवंश जब हमको धराशायी दिखाई पड़ते हैं तो उस समय इस माहौल को प्रभावशाली इन्हीं व्यक्तियों का एक वर्ग संभालता है। इसके कारण उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है और इन्हीं छोटे छोटे राज्यों के उदय के कारण भारत में सामंतों की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। सामंतवाद के विकास में प्राचीन भारतीय धर्म विजय की भी अवधारणा का योगदान रहा है, जो कि बाद में शासकों की विजय के उद्देश्य से अधिक अधीन शासकों को तैयार करके उनसे कर आदि प्राप्त करना या कर बटोरने का कार्य कराने लगता है। इस प्रवृत्ति ने ही भारत में सामंतवाद को प्रोत्साहित किया था। सामंतवाद को विकसित करने में आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण सिद्ध होता है, क्योंकि इनके द्वारा शासक को कर की एक निश्चित मात्रा एक निश्चित समय में बिना किसी मेहनत या दौड़ भाग के मिलने लगती। हम प्राचीन भारत में पाते हैं तो देखते हैं कि शक और कुषाण युग में हमें सर्वप्रथम सामंतवाद और के साथ साथ राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक भी दिखाई पड़ते हैं। राजनीतिक अव्यवस्था में व्यापार और वाणिज्य का पतन होता है, जिससे अर्थव्यवस्था मुख्यतः भूमि और कृषि पर निर्भर होती है। बड़े बड़े भूस्वामी आर्थिक स्रोतों के केंद्र इस काल में बनते हैं। समाज में इसी समय भूसंपन्न कुलीन वर्ग का उदय होता है। समाज के इस काल में बहुसंख्यक शूद्र और श्रमिक जीविका के विकास के लिए इन्हीं प्रभावशाली व्यक्तियों की तरफ उन्मुख होते हैं। भूमिपति या भूपति अपने खेतों में काम कराने के लिए बड़ी बड़ी संख्या में इन्हीं श्रमिकों से योगदान प्राप्त करते हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी में हम देखते हैं तो भारत में कुछ आर्थिक सुधार की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। हमें सिक्कों के अधिकाधिक प्रचलन और व्यापार वाणिज्य के पुनरुत्थान के प्रमाण भी इसी 11वीं और 12वीं शताब्दी में मिलते हैं। लेकिन ये आर्थिक विकास भारत में सामंतवाद की गति को नहीं रोक पाता है, बल्कि सामंतवाद ने ही अपने आप को तत्कालीन आर्थिक परिवेश के अनुरूप ढाल लिया था। हम देखते हैं तो भारत में सामंतवाद के विकास में तत्कालीन शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि और ग्राम अनुदानों का भी प्रमुख योगदान रहा है। राजाओं द्वारा अपने कुल के व्यक्तियों, अपने निकट के संबंधियों को विभिन्न प्रांतों में उपराजा या राज्यपाल बनाने की प्रथा से भी हमें सामंतवाद की जड़ के मजबूत होने के प्रमाण मिलते हैं। पूर्व मध्य युग में
इन शासकों ने अपनी सेवाओं के बदले में जो जागीर प्रदान किया था या राजकुमारों के साथ प्रशासन के मंत्रियों और उच्च पदाधिकारियों को जो जागीरें दी गई थी, ये पदाधिकारी आनुवांशिक रूप से अपने पदों का उपभोग करने लगते हैं और पीढ़ियों से पीढ़ियों तक इन्हीं अनुदानों को ट्रांसफर करते हैं और इन्हीं राजाओं से समय दर समय अनुदान प्राप्त करके अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, जिसके कारण कई वंश जो सामंत वंश होते हैं वो शक्तिशाली सामंत बनते हैं और सामंतवाद का उदय और विकास इस काल में सर्वाधिक होता है। हम देखते हैं तो पाते हैं कि भारत में सामंतवाद का उदय राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारियों को जो भूमि और ग्राम दान में प्रदान किए गए थे, इसी के कारण होता है। पहले ये अनुदान केवल ब्राह्मणों को धार्मिक यज्ञों, अनुष्ठानों और कार्यों के लिए दिए जाते थे, लेकिन हर्षवर्धन के शासन काल में तथा उनके बाद के शासन काल में यही अनुदान प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले दिए जाने लगे थे। पूर्व मध्यकाल के भारत में ये एक सर्वमान्य प्रथा बनती है, जिसमें खुश होने पर राजा उन्हें ग्राम और जागीरें अनुदान में देते हैं। राजपूत काल में राज्यों की विभिन्न जागीरों के स्वामी सामंत होते थे और उन्हें विशेष अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती थी। सामंतों की विभिन्न श्रेणियां होती थी, कुछ बड़े सामंत होते थे, कुछ छोटे सामंत होते थे। कुछ सामंतों की स्थिति तो इतनी बड़ी होती थी कि वे अपने अधीन छोटे छोटे सामंतों को रखते थे। ये सामंत अपने अपने अधिकार के क्षेत्र में राजाओं जैसी सुख सुविधाओं का उपभोग करते थे। जिन लोगों को भूमि अनुदान मिलता था वो समस्त अधिकार उनके अधीन हो जाता था और इस अनुदान को दान ना मान करके वो अपनी पैतृक संपत्ति मानते थे और राजा की बिना अनुमति के इन भूमों का स्थानांतरण या इसको हस्तगत करा देते थे अपने निकट संबंधियों और समर्थक लोगों को। ये भूमि पर बिना काम लिए ही काफी आमदनी प्राप्त करने का साधन बन गया था। उत्तर भारत में हम देखते हैं तो भूमि के साथ साथ किसानों और बटाईदारों को भी भूमि हस्तांतरित कर दिया जाता था और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया जाता था कि वे भूमि छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई थी जिन्हें भूमि से दूसरों के श्रम पर पर्याप्त आय होने लगी थी। राजपूत काल में सामंतों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे और वो अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए अब इसी समय परस्पर संघर्ष में उलझ गए थे। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को हतोत्साहित करने का कार्य किया था, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया था। सामंत और उनके अधीनस्थ अपने अपने क्षेत्रों में इस अवधि में व्यस्त और मस्त रहने लगे थे, जिसके कारण स्थानीयकरण की भावना का विकास होता है और स्थानीयकरण की भावना का विकास होने पर हम पाते हैं तो सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध हो जाती। तो इस प्रकार से अनेक कारणों से भारत में सामंतवाद का उत्कर्ष होता है। सामंतों को उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया था। अधिकाधिक सामंत रखना राजाओं के लिए, सम्राटों के लिए उस काल में गौरव की बात होती थी। जैसे कि हम देखते हैं
तो चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के अधीन 125 सामंत रहे हैं। इसी प्रकार से कलचुरी वंश के शासक कर्ण के अधीन 136 सामंत पाए गए हैं। चालुक्य शासक कुमार पाल के भी अधीन 72 सामंतों के अस्तित्व का पता चलता है। तो हम देखते हैं कि इस काल में राजपूत शासक अपने सामंतों के बल पर ही शासन करते थे और कभी कभी उनके प्रभाव में आकर के वो अपने बुद्धिमान मंत्रियों की भी सलाहों की उपेक्षा कर देते थे। सामंतों की नियुक्ति भी अब इस काल में आनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी होने लगी थी। इस प्रकार से प्रशासन पर सामंतों का महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित हो गया था। सामंतवाद के इसी विकास या इसी उदय ने परंपरागत जो 4 वर्णों की व्यवस्था थी उनको भी प्रभावित कर दिया था। तो आज के वीडियो में हमने भारत में सामंतवाद के उदय और सामंतवाद के उदय के कारण भारत में आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम इसी सामंतवाद के कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था में कौन से परिवर्तन आते हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।